ट्रेडमार्क लॉ। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ट्रेडमार्क लॉ को डिस्कस करेंगे, जो कि मलेशिया में बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम उदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। गवर्निंग लॉ एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, असाइनमेंट एंड लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, अप्लाइंग फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, revocation and cancellation procedure, initiating a lawsuit, लिटिगेटिंग ट्रेडमार्क क्लेम्स। तो मजीद तफसील के लिए आइए शुरू करते हैं। बेसिकली आज जो हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है ट्रेडमार्क लॉ, जो हमारे पास मलेशिया के अंदर इस लॉ के रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। किसी भी तरह से हम, अगर मेरा ट्रेडमार्क है या कंपनी है मेरी, तो उसका अगर मैं सेटअप करना चाहूँ तो उसका नेम किस तरह से रजिस्टर करवाऊंगी और ये सब कुछ कैसे होगा, ये ट्रेडमार्क लॉ के अंदर इन्वॉल्व होगा। साथ साथ में हम देखेंगे कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह, या अपडेटेड आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूज़ हैं तो वो चेक करेंगे कि वो किस तरह से आजकल क्या एंड चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडमार्क लॉ, और ट्रेडमार्क लॉ का मेन यही होता है कि आपके अपने नेम्स, आपका पेटेंट्स वगैरह को जब रजिस्टर करवाते हैं वो ट्रेडमार्क लॉ कहलाता है। सबसे पहले बात आती है जो ट्रेडमार्क लॉ होता है, गवर्नमेंट के अंदर या मलेशिया की गवर्नमेंट जो होती है उसे ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर उसे सुपरवाइज करती है। इसके रेगुलेशन थ्रू 27 दिसंबर 2019 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हुई हैं, लेकिन ये 1997 का इनका एक्ट है, जो कि ट्रेडमार्क एक्ट कहलाता है, और उसी के अंदर इसको इन्वॉल्व किया जाता है। तो हम बात आती है यहाँ पे कि जो हमारे पास द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ दीज लॉज कम अंडर द प्रिवेंशन। ऑब्वियसली हर तरह का रूल, हर तरह का आपके पास एक्टिविटीज जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो जाए या किसी भी तरह से कोई कॉपरेशन हो जाए, वो सब के सब इस मलेशिया के इस लॉ के अंदर, ट्रेडमार्क के अंदर लॉ में इन्वॉल्व होती हैं। तो जो मलेशिया है बेसिकली वो ट्रेडमार्क रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, वो WPO जो होता है, WIPO जिसका हम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो पर्सन होते हैं जो कि ऑब्वियसली ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर्ड करते हैं, उन कमिटीज के अंदर भी क्या ये रिलेटेड रहता है, उनके अंदर ही इसका इन्वॉल्वमेंट होती है। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं बेसिकली जितने भी रिलेटेड, ये सब कुछ सब जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है ट्रेडमार्क लॉज के बारे में, ये किस तरह से होता है। प्रोटोकॉल होते हैं जो बेसिकली इसमें जो मैड्रिड एग्रीमेंट होता है कंसर्निंग होता है जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन होती है ना। आप अगर अपना मलेशिया के अंदर के लोकल पर्सन है, यू वांट टू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क इंटरनेशनली, देन आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, तब ये मैड्रिड का एग्रीमेंट वगैरह होता है जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर आपके पास एक होता है नाइस एग्रीमेंट, जो कि आपके पास इंटरनेशनली क्लासिफिकेशन, आपके गुड्स या सर्विसेज वगैरह को क्लासीफाई करने के लिए इन्वॉल्व होता है, तो वो आपके पास नाइस एग्रीमेंट इन्वॉल्व होता है। द नेक्स्ट वन हमारे पास वियना एग्रीमेंट है जो इन्होंने किया हुआ है। उसके अंदर उन्होंने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो होती है ना, उनके एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स, यानी ये जितने भी आपके पास हम कह सकते हैं सीड्स को बनाने के बाद कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एसेंस होता है, उन सबको रजिस्टर करने के लिए इसने एग्रीमेंट्स किया हुआ है। और एक पेरिस कन्वेंशन होता है जो बेसिकली किसी भी तरह से इंडस्ट्री प्रॉपर्टीज को सेव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो इस शीट का लीगल फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि आपके पास जेनेरिक इन्फॉर्मेशन हो जाए मलेशिया में ट्रेडमार्क किस तरह से काम करता है और किस तरह से नहीं करता। तो जो मलेशिया का ट्रेडमार्क होता है या ट्रेड मार्क एक्ट होता है, वो 1996 का बना हुआ है, एप्लीकेट होता है, रेगुलेट हो रहा होता है। मलेशिया ने कुछ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं आउटसाइड ऑफ द इंटरनेशनली, जिसमें से पहला हम लोगों ने देखा है कि WIPO के साथ है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चेक किया जाएगा। फिर हमारे पास आता है मैड्रिड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अंदर वो इंटरनेशनली आपकी रजिस्ट्रेशन को चेक करते हैं। तो फिर हमारे पास आता है एक नाइस एग्रीमेंट है, और साथ में इसमें डेट्स भी मेंशन है कब ये एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन और गुड्स और सर्विसेज को देखा जाता है। अब बात आती है कौन कौन सी चीजें रजिस्टर्ड होने वाली होती हैं, रजिस्ट्रेबल मार्क्स कौन से होते हैं। तो रजिस्ट्रेबल तो होते हैं बेसिकली ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है जो मेंशन मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि ये प्रॉपर्टीज जिनमें होंगी तो उनको वहां पर रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। सबसे पहले होता है द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी और अ फर्म रिप्रेजेंट्स इन अ स्पेशल पर्टिकुलर मैनर। ऑब्वियसली एनी पर्सन, एनी वन जो बिजनेस करना चाहता है, उसका नेम और उसका वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल फर्म है, कंपनी है, उसको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना लाजिम हो जाता है। देन आपका सिग्नेचर्स, आपका सिग्नेचर उस कंपनी का एक हर कंपनी का एक मोटो होता है और हर कंपनी का एक स्पेसिफिक सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह जैसे हम कहते हैं लोगोस कहते हैं, इन केस हमारा पैफ कंसल्टिंग है तो हमारे अपने लोगोस है, हम अपने ही साथ हमारा कोई काम होगा तो उस पर हमारे लोगोस लगेंगे, वो हमारा सिग्नेचर कंसीडर किया जाएगा। इफ एनीवन काम हमारे साथ एग्रीमेंट्स करना चाहेंगे तब भी वो इसी में इसमें इन्वॉल्व। एन इन्वेंटेड वर्ड और वर्ड्स, ऑब्वियसली जो ट्रेडमार्क का मतलब है कि आप इन्वेंशन जो होती है, इनोवेशन वगैरह होती हैं, आप उनको भी लेके आ सकते हैं। एनीथिंग जो आप सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी ने क्रिएट की थी, या कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी टेक्निक या किसी भी तरह से कोई ट्रिक होगी जो आप सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी की क्रिएटेड थी, आप उसके ऊपर भी ट्रेडमार्क एक्ट लगा के उसके ऊपर ही राइट्स अपने तक रख
सकते हैं। जब आप उसका राइट्स रख सकते हैं तो वो पर्सन या किसी भी तरह से कोई वर्ड या जिसका रेफरेंस क्वालिटीज वगैरह के साथ इन्वॉल्व हो, जियोग्राफिकल नेम या सरनेम्स होते हैं, अक्सर लोग अपने नेम्स के ऊपर ट्रेडमार्क करते हैं, या किसी तरह से आप अपना नेम, अपनी कंपनी का नेम इंडिविजुअली या कॉर्पोरेशन वगैरह को भी कहीं और इस्तेमाल ना करने दे सकें, इनके पेटेंट्स वगैरह को ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर करवा लें, तो वो ये सब कुछ होता है। तो बेसिकली वो मार्क्स जो कि रजिस्ट्रेबल होते हैं, जिन्हें रजिस्टर करना लाजिम होता है, तो किसी भी इंडिविजुअल या किसी कंपनी का नेम, किसी फर्म जो कि उसे रिप्रेजेंट कर रही हो, या फिर आप कह लें किसी तरीके से वो सिग्नेचर उस एप्लीकेंट का, या आप ये कह लें कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी चीज या कोई भी किसी भी तरह से कोई ऐसी थिंग जो कि इन्वेंटेड हुई है या आपके थ्रू हुई है या आप उसके खुद तख्लीकार हैं, और यू आर सेइंग कि जी ये मेरी इन्वेंशन है एंड आई क्रिएटेड इट, ये मेरी सिर्फ मेरे हक में रहेगी और मैं इसे किसी को यूज नहीं करना देना चाहता, तब वो इस ट्रेडमार्क लॉ के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आता है कि ये जो 5 रिक्वायरमेंट्स हमने बात की थी अबव में, ये तो बेसिकली वो है जो कि रजिस्ट्रेबल एप्लीकेशन वगैरह की हमने इंक्लूड की थी। इनके अलावा अगर आप डिस्टिंग करना चाहें, अच्छा यार ये मेरा इसके अंदर फॉल आउट होता है या मेरा इसके अंदर होता है फॉल आउट, तब हमारे पास आता है कि आपने अगर इनहेरिटेडली ली है ना कोई चीज, इनहेरिटेंस के थ्रू आपको तक डाटा पहुंचा है या कोई कंपनी पहुंची है, या आप कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएं जिसमें आप अपना ट्रेडमार्क वहां से डिस्टिंग्विशेबल ना कर सकें, तब उन केसेस में आपको रजिस्टर इसके अंदर कोई ना कोई आपको आसानी पैदा की जा सकती है। लेकिन अदर देन दैट, आपको अगर इंडिविजुअल कंपनी है, इन्वेंशन हैं, कोई एलिमेंट्स हैं, कोई इंटरनेशनली आपने डाटा को सेट करना है, तब आप वहां पे उसे इस्तेमाल करते हैं। रजिस्ट्रेबल के अंदर मार्क्स एंड कलर्स होते हैं कि ऑब्वियसली एक तरीके से ये बात भी आती है कि चलें ये तो पता लग गया ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, नाम रजिस्टर कराना है, अपने आप को रजिस्टर करवाने है, लेकिन किन किन तरीकों से रजिस्टर करवाना है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ये क्या क्या वो लिमिटेशंस वो लगा देते हैं कि आपको ट्रेडमार्क्स के अंदर ये लिमिटेशंस लगेंगी, ये लिमिटेशंस नहीं लगेंगी। सबसे पहले आता है मार्क्स एंड कलर्स। तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पे वो ट्रेडमार्क्स के अंदर कलर्स को लिमिट कर दें, यानी अगर आप हमारा पेफ कंसल्टिंग है, हमारा ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर है, लेकिन इससे ज्यादा कलर्स तो नहीं है ना, कि रेनबो तो नहीं है हमारे पेफ कंसल्टिंग के अंदर, तो इस तरह के कलर्स जो होते हैं उनको वहां पे लिमिटाइज करवाया जाता है कि, और आप लोगों को ये नहीं होता कि आप बस हर कलर जो आपका दिल करे, एक लेटर किसी कलर में, एक लेटर किसी कलर में, नहीं, स्पेसिफिक किया जाता है कि चलिए एक से दो कलर्स आपने इस्तेमाल किए, आपका लोगो वगैरह इसके अंदर वर्कआउट करने लग जाता है। डिस्टिंग्विश जरूर आपने सबने क्या करना है कि आपका वो सबसे डिफरेंट लगे, ताकि पता लगे, क्योंकि डिस्टिंग्विश होगा तो पता लगेगा ये आपकी अपनी क्रिएटेड है, लेकिन ये नहीं कि आप उसके अंदर कोई भी कलर अपनी मर्जी से, एक चीज किसी में हो रही तो एक चीज की सिमेट्री हमेशा लाजिम होती है, और सिमेट्री हर तरह की होती है, वो कलर्स की भी सिमेट्री होती है। देन बात में आती है कि अगर आपके पास मार्क्स, ऑब्वियसली हम अगर हम हमारा नेम रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, अपना ट्रेडमार्क हम रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर ये भी केस आ सकता है कि आप डिफरेंट तरह के मार्क्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिफरेंट मार्क्स का मतलब ये है कि जब हम आगे बढ़ेंगे ट्रेड नेम, तो उसके अंदर तो सारा स्पेसिफिक नेम दिया बताया जाता है कि कौन से मार्क इस्तेमाल करने, कौन से नहीं करने, किस तरह से करने। लेकिन ट्रेडमार्क में हम मोटा मोटा से समझ लेते हैं, वो इस तरह होता है कि लेट्स सपोज हमने एंड लिखना है, एंड के फुल स्पेलिंग होते हैं ए एंड डी, लेकिन इसे कंप्यूटर में या हम किसी भी तरीके से अपनी शॉर्ट जुबान ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने जाते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एज एन डॉलर के साइन में किसी भी तरीके से लिख जाते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे अलाउ नहीं की जाती किसी भी तरह से, किसी भी कंपनी के नेम में इस चीज़ को प्रेफर नहीं किया जाता। आपको वर्ड्स में ही हर चीज़ को लिखना वहाँ होता है। देन ऑब्वियसली होता है कि आप अपने ट्रेडमार्क्स में किसी भी तरह से जो चीज़ पब्लिकली डीलिंग करनी है, तो वहाँ पे आपको साउंड वगैरह अप्रोप्रिएट इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आपको मार्क्स जो होते हैं साउंड सेंस या मूविंग में होते हैं, तो प्रोविजंस या रजिस्ट्रेशन वगैरह होती हैं साउंड सेंस वगैरह, आप उनको भी वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। लेट सेंस का मतलब है परफ्यूम्स हो गए, किसी भी तरीके से कोई चीज़ आपकी इन्वेंटेड है या आपसे रिलेटेड चीज़ है, तो आप उसे वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। साउंड्स हो गए, साउंड्स का मतलब होता है एक आर्टिस्टिक वे में, एनी पर्सन जिसने कोई मेलोडीज बनाई है, किसी भी तरह से कुछ बनाया, तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फिलिंग मैनुअली का मतलब है कि मैं अब अगर मैंने ट्रेडमार्क ले लिया है और मैं ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहती हूँ, तो क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आपने जो अपनी एप्लीकेशन होती है, वो मॉडल फॉर्म वहाँ पे ऑनलाइन होता है, उसे अप्लाई कर, उसको 2 कॉपीज होती हैं, उसको हमने कंप्लीट करके प्रिंट लेना होता है। देन फिर होता है आपका जो आपके ट्रेडमार्क साइज होता है, और जो आपने बचाते हैं कि मैं ये चीज़ को मैं अपना ट्रेडमार्क लेना चाहता हूँ, जो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, वो आप वहाँ की पिक्चर होती है, वो आपको लेके जाते हैं। पेमेंट इसकी होती है रिंगिट्स 95, जो कि आपने जितने भी गुड्स वगैरह अप्लाइड होते हैं, जिनके ऊपर आपने कहा जी कि ये मेरे ट्रेडमार्क्स इसके ऊपर मेरे अप्लाइड होते हैं, तब उसके हिसाब से वो आपको 9950 रिंगिट्स जो होते हैं वहाँ पे अप्लाई करने होते हैं।
देन अगर आपके लिस्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज वहाँ पे क्लेम नहीं है इन केस, तो आपकी जो पेमेंट्स है वो इंक्रीज कर दी जाती है, वो इन टाइम डिक्रीज कर दी जाती है, वो 1100 तक RM तक पहुंच जाती है। ये वो है जो कि प्री अप्रूव्ड नहीं थी। इफ यू हैव द गुड्स, और आप यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, दो चीजें होती हैं। दो चीजें यूं हैं कि दो तरह की गुड्स हैं, दो तरह से चीजें। आपने पहले क्लेम किया हुआ है, आपने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, देन आप वहां पे जाके उन्हें वहां पे सबमिट करवाना है, इट्स गुड, आपने 950 रिंगिट्स वहां पे अप्लाई कर दिए। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ गुड्स ऐसी हैं जो कि वहां पे रजिस्टर्ड नहीं की हुई, जो आपने वहां पे क्लेम नहीं की पड़ी, तो वहां पे फिर आपको एक्स्ट्रा उन चीजों को रजिस्टर करवाने के लिए 110 रिंगिट्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उनका कोड्स वगैरह होता है, जिसको TMA 2B वगैरह का है, इनके अंदर वो रजिस्ट्रेशन वगैरह होती हैं। पेमेंट्स होती हैं वो बेसिकली बाय कैश हो सकती है, चेक हो सकती है, बाय ATM हो सकती है, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, उनके इंटरनेट या बैंकिंग के थ्रू भी इसको पेमेंट की जा सकती है। क्वेश्चन राइज होते हैं जो कि मेनली किसी भी तरह से कोई पर्सन क्वेश्चन करेगा तो वो यही पूछेगा कि हाउ डू आई रजिस्टर माई ट्रेडमार्क, कि मैं अपना ट्रेडमार्क किस तरह रजिस्टर कर सकता हूँ। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए आपको इंटरनेशनल प्रॉपर्टी जो होती है, MIPO, यानी जो रेगुलेटरी बॉडी होती है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, वो MIPO होती है। और आपको उनकी वेबसाइट का मैंने लिंक भी सबमिट करवा दिया, आपको ये वहां जाके उन्हें अप्लाई करना होता है, दैट आई वांट टू, अपना कंसेंट बताएंगे, अपनी हर चीज बताएंगे, तो उनके पास आपको पता लग जाएगा कि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहते हैं। एंड देन इसकी फीस होती है वो है 370 रिंगिट्स के हिसाब से। तो ये नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डू आई एम गोइंग टू रजिस्टर माई ट्रेडमार्क। तो आप रजिस्टर इस तरह करेंगे कि आप वहाँ पे MIPO की वेबसाइट है, लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, एप्लीकेशन को फिल करेंगे, एंड देन आप वहाँ पे पेमेंट्स करेंगे 370 रिंगिट्स। अब है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स या व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आई गोइंग टू नीड बिफोर माई अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको बेसिकली 5 कॉपीज चाहिए होती हैं अपने इंटेंट की, ट्रेडमार्क जो आप फाइल करना चाहते हैं। 1 ओरिजिनल कॉपी होती है आपकी डिक्लेरेशन की, यानी अपनी कंपनी के हिसाब से जो इंटेंट्स वगैरह होते हैं वो होते हैं। देन आपकी अपनी एप्लीकेंट की कॉपी, एप्लीकेंट यानी कंपनी कौन सी है उसके सारे के सारे डाटा वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। देन अपडेट जो क्लेम की होती है उसका डाटा वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके पास ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स एडिशनल रिक्वायर्ड होते हैं। What must be included in my trademark for it to be registered, यानी ऐसी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशन है जो कि मेरे ट्रेडमार्क में इन्वॉल्व होंगी तो मेरा ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये हमने स्टार्ट वाली फाइल जो पढ़ी थी, स्टार्ट वाली स्लाइड पढ़ी थी, उससे रिलेटेड ये डाटा है। और वो डाटा इस तरह से आया है कि आपके पास जो है नेम ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई पर्सन इंडिविजुअली कोई रिप्रेजेंटेशन हैं, या फिर किस तरीके से आपका कोई आपका कोई सिग्नेचर है, या कोई एप्लीकेंट अपना कंपनी के प्रोसीजर्स हो गए, कोई इन्वेंटेड वर्ड्स वगैरह हो गए, या किसी तरीके से आपने कोई डिस्टिंक्टिव मार्क या डिस्टिंक्टिव चीज है जिसे आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वो आपकी इन्वॉल्व होती है ट्रेडमार्क के अंदर, इट नीड टू बी रजिस्टर्ड। क्वेश्चन जो बेसिकली ज्यादातर आपसे किए जाते हैं कि मे आई बी द क्रिएटर ऑफ द ट्रेडमार्क फॉर मी टू अप्लाई रजिस्टर, यानी वो कहते हैं कि पर्सन कोई भी कंसिडर हो जाए, कोई नॉर्मल पर्सन आ जाए हमसे क्वेश्चन करे दैट के मुझे ही क्रिएटर होना जरूरी है, कि मैं ही क्रिएटर होगा तो मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा। नहीं, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि कोई एक सिंगल पर्सन क्रिएट करे और सिंगल पर्सन के नाम पे ही हो, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज अपने लोगोस वगैरह, अपनी चीजें, ट्रेडमार्क्स वगैरह क्रिएट करवाती हैं, दे डोंट क्रिएट देमसेल्व्स। ठीक हो गया। तो जब वो क्रिएट करवाती हैं तब वो जो पर्सन जो उसे ले लेता है उनसे, जब जब एक पर्सन ने आपको आपके काम के एवज में पे कर दिया, तो देन यू आर नॉट नो लॉन्गर उसके कोई आप ऑनर नहीं रहते। अब जिस पर्सन ने उसको खरीद लिया वो उसका ऑनर है, अब उसके हल्के वो कैसे ट्रेडमार्क्स वगैरह वहां पे लेगा। हाउ लॉन्ग डज द रजिस्ट्रेशन लास्ट, ऑब्वियसली हर बंदा पूछेगा ट्रेडमार्क हासिल कर लिया तो कितने साल तक ये ट्रेडमार्क चलता है, तो ये बेसिकली वैलिड होता है 10 ईयर्स तक के लिए। फिलिंग डेट से लेके आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वहां से लेके फिर एंड 10 ईयर्स तक वो आपको वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। कैन द रजिस्ट्रेशन बी रीन्यूड, ऑब्वियसली आप 10 ईयर्स के बाद अपना जो ट्रेडमार्क अगर कंटिन्यूस रखना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वो रीन्यू करने के भी सिनेरियोज होते हैं, और इसके लिए जो फीस लगती है वो 420 रिंगिट्स लगती है। इज द रजिस्ट्रेशन वैलिड इन कंट्री, तो नो, आपने ट्रेडमार्क जिस कंट्री में वहां पे करवाया होता है वो वहीं पे एप्लीकेबल हो रहा होता है। ये टेरिटोरियल कंट्रीज होती है, यहाँ पे टेरिटोरियल नेचर है, यानी आपने जिस बाउंड्री तक, जिस लिमिट तक उसको ट्रेडमार्क का है वहां तक ये वैलिड है। देन उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनली किसी जगह पे जाना चाहेंगे आपको वहां पे फिर करवाना पड़ेगा। हमारे पास इज देयर एनीथिंग आई नीड टू नो बिफोर द फिलिंग, तो ऑब्वियसली बेस्ट कंडक्ट चीज ये होती है कि आप माई IPO, यानी जो उनकी बेसिकली जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है बॉडी, मलेशिया इंटरनेशनल प्रॉपर्टी वाले ऑफिसर्स जो हैं उनको उनकी वेबसाइट की एक दफा स्टडी कर लें, एक दफा जाएं, उनको देखें। देन ये किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी तरह से किसी भी पर्सन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है फर्दर अगर उसे डीप में वो जाना चाहे।
इज कम्प्लीटेड एंड एक्सेप्टेड बाय MyPO। तो अगर आपकी कंपनी या किसी भी तरह से आपका नेम या ट्रेडमार्क MyPO के साथ रजिस्टर्ड हो गया, सर्टिफाइड हो गए, तो आप इजीली अपने सारे ट्रेडमार्क साथ अपना अपना वर्कआउट कर सकते हैं, आपका ट्रेडमार्क सेव हो जाएगा। तो या उन्हें कहते हैं इज इट पॉसिबल फॉर माई ट्रेडमार्क जैसे टू बी ऑलरेडी वॉक्ड, यानी अगर आप कह दें कि आपने 10 ईयर्स तक काम किया, देन आपने स्टॉप किया, रिन्यू नहीं किया, लेकिन आप दोबारा से उसे रीवॉक करना चाहते हैं, देन अगेन आप उसी काम में लेके जाना चाहते हैं, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आपने नॉन यूज रखा है अपना ट्रेडमार्क और आप उसे रिवोक करवाना चाहते हैं, तब उसको फॉर द और ये मैक्सिमम इसका पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी पीरियड ऑफ 3 ईयर्स तक आपने उसे नहीं रिवोक इस्तेमाल ही नहीं किया, वो ऐसे एल यूज नॉन यूज में रहा है, तो तब आप उसे रिवोक करवा सकते हैं। Who can apply to have a trademark revoked? और obviously हमने ये बात की थी, who can apply? Anyone can apply, any individual person, any individual corporation, any person that those who have आपके those who have invented anything and invented any word anything जो आपकी अपनी created चीज होगी, वो सब के सब ट्रेडमार्क के अंदर इन्वॉल्व होती है, and you can register that। प्रोसीजर किस तरह से चलता है? प्रोसीजर बेसिकली हम लोग ने अभी वहाँ पे देखा था कि हमारे पास किस तरीके से और कौन से सिनेरियोस में होता है जिसमें हम लोग तो बेसिकली ट्रेडमार्क इन्वॉल्व होगा। तो हमारे पास पब्लिक इंस्पेक्शन वगैरह में तो इन्वॉल्व होते हैं कि अंडर सेक्शन 30 जो ट्रेडमार्क एक्ट हमने कहा था कि वो ट्रेडमार्क एक्ट है जो 1976 में एप्लीकेबल है, उसके अंदर ये सारे के सारे तो आप सबसे पहले आप सर्च करते हैं फॉर रजिस्ट्रार, जो कि आपकी रिक्वेस्ट वगैरह को व्यू करता है। जब आपको और उसके एडवाइस इन केस अगर कोई मसला है या किसी तरीके से कोई चीज़ चेंज करने वाली है, तो आपका रजिस्ट्रार जो होता है वो आपको वहाँ पे तो बताते हैं, एडवाइस करते हैं, देन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ मूव आउट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको एडवाइस एक्ट करने के बाद कॉन्फिडेंशियल कर दिया जाता है, और आपके जो पब्लिक इंस्पेक्शन वगैरह जो रिमूव कर दी जाती हैं, तो तब आप IPO की साइट पे जाकर एडजस्ट करते हैं, वहाँ पे सबमिट करते हैं, फिलिंग वगैरह एप्लीकेशन होगी, और देन आपके पास जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इसके दौरान आप काम वगैरह पेमेंट्स होती हैं, तो वो उस तरह से काम चलता है। इसी तरह हमारे पास अनदर मेजर्स होते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन होती हैं। हमने ये बात की थी ऑनलाइन के सीरीज ऑफ ट्रेडमार्क्स होते हैं, सिर्फ आप वहाँ पे जाते हैं, ऑनलाइन काम करना होता है, वहाँ पे फिलिंग्स वगैरह करते हैं, जो हमने क्वेश्चन राइज किए थे कि अगर ये ऐसे है तो कैसे होगा, अगर ये है तो कैसे सिनेरियो क्रिएट होता है। तो एप्लीकेशन जो बेसिकली ये होती है, अनदर मेजर्स होते हैं हम टेक करते हैं अपने ट्रेडमार्क एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। हम इफेक्टिवली कर सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं और देन आप वर्कआउट करते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो आप लोकली मजिस्ट्रेट को ढूंढें, वो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे लेके जाएगा, MyPO तक पहुंच जाएगा, या एक आप ऐसा करें ऑनलाइन की तरफ मूव आउट करें और वहाँ पे भी पेमेंट्स वगैरह करके आप उसको डील करें। ऑनलाइन के लिए सिनेरियो ये क्रिएट होता है कि ऑनलाइन के लिए वो बेस्ट ऑप्शन ये क्रिएट कर दी जाती है कि आप उसको स्टडी कर लें फर्स्ट साइट को जब आप स्टडी अच्छे से कर लेंगे, तब आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्या काम चलता है। एग्जामिनेशन, देन नेक्स्ट प्रोसेस में एग्जामिनेशन तो ऑब्वियसली होती है, आपका रजिस्ट्रार आपकी कंपनी का नेम को रजिस्टर करवाना चाहिए, आप एज करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर ट्रेडमार्क्स वगैरह किसी भी तरीके से आपकी एप्लीकेशन को इंटेग्रिटी वगैरह को चेक किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि MyPO ने तो ऐसे तो नहीं हर बंदा आया जिसने कहा जी कि मैं ये नाम रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा जी ओके जी हम अब इंतजार में बैठे थे, आप ले गए हमसे ट्रेडमार्क, ऐसे नहीं होते। देखो ना, चेक यू आपको क्रॉस चेक, आपकी अगर कंपनी किसी और कंट्री से ओरिजिन में है या आपकी अपनी लोकल ओरिजिन है, तो आपकी इंटेग्रिटी आपकी हर चीज़ को चेक किया जाता है। देन वो आपको साइन शो करता है जिसके अंदर से आप अपनी कंपनी को लेके चल सकते हैं। देखिए हमारी जब एग्जामिनेशन होगी, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करवाई, एप्लीकेशन प्रोसेस करने के बाद आपकी एग्जामाइन किया गया, देन नेक्स्ट प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन होगी। जब आपको एग्जामाइन कर लिया गया है, MyPO आपको रजिस्टर कर दी जाएगी। पेमेंट्स वगैरह जो हमने देखी थी, बात 970 रिंगेट्स होते हैं, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ों को करवाना चाहते तो 110 रिंगेट्स आप प्रोवाइड करते हैं। और एक्ट के अंदर अंदर आपको वहाँ पर रिन्यूएबल की भी अलाउ कर दिया जाता है, आप रिमूव करना चाहें या फिर रिवोक करना चाहें तो आपको हर चीज़ अलाउ कर दी जाती है। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।